Hello guys, very special good evening to you because today we shall try to learn very special topic innovation. So welcome back to your favorite channel Civ English Grammar. Guys, I am your Avdesh sir. Today I am very happy because you are doing very well deeds. So guys, today we will discuss about innovation. What is the definition of innovation? What is the meaning of innovation? So if you like this video, please subscribe your channel. So without delay, let us come and join with me. So we should try to learn innovation. We are trying to teach you in Hindi. Okay guys, इनोवेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है आज के दौर में। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको हिंदी में समझाने का, क्योंकि बिना हिंदी के थोड़ा सा समझाना हिंदी मीडियम के बच्चों को सही नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी का भी हमें सहारा लेना है। तो दोस्तों, ये इनोवेशन आजकल बहुत कंपलसरी है। आज के दौर में इनोवेशन क्या है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? इनोवेशन मीन्स बेटर एंड स्मार्टर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। इट मीन्स क्या है कि किसी भी काम को बहुत अच्छी प्रकार से और स्मार्ट तरीके से करना, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा करना ही इनोवेशन कहलाता है। ये आप समझिएगा। इट कुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका परिचय देते हैं तो इससे सबसे पहले हम जोड़ते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। अब इनोवेशन क्या है? जैसे किसी भी चीज़ का हम आगे फ्यूचर में मतलब नए तरीके से ऐसा आविष्कार करके उसको बहुत सरल, अच्छा, लाभप्रद बनाना है। भविष्य के बारे में देख करके आवश्यकताओं को कितना हम उसको अच्छा कर सकते हैं, ये इनोवेशन कहलाता है। जैसे व्हीकल के तौर पर ले लें। पहले क्या था कि प्रारंभ में व्यक्ति पैदल चलता था, फिर धीरे धीरे आपके पहिए का आविष्कार हुआ, फिर बैलगाड़ी चली, फिर क्या कहते हैं आपकी साइकिल आई, साइकिल के बाद फिर तरक्की हुई, फिर क्या हुआ मोटरसाइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल के बाद में फिर क्या कहते हैं आपकी कार आई, कार के बाद में फिर ट्रेन, कहीं कुछ, फिर और आगे चल करके बढ़ते फिर क्या हुआ डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलने लगी, बहुत सारे वाहन हो गए। अब उसके बाद में अब क्या है, सौर ऊर्जा से भी वाहन चलने लगेंगे और नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है पानी से भी ऐसा आविष्कार किया जा रहा है कि पानी से भी वाहन चलेंगे। तो ये क्या है? इनोवेशन है। मतलब हम बढ़ते क्रम में चले जाते हैं तरक्की की ओर, यही इनोवेशन है साथियों। दूसरा क्या है? इसकी न्यू प्रोडक्ट लाइन। अब जैसे नए प्रोडक्ट की को कैसे हम आगे ले जाते हैं। जैसे पहले सोप बना, साबुन बना, फिर डिटर्जेंट बना, उसी में ही और कोई हमने पास में कोई ऐसा कार्य डाल दिया, साइड में कोई बिजली का कार्य और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से नई लाइन जो है प्रोडक्शन की हमने बना दी। उसके बाद में ये सब इनोवेशन कहलाया। और क्या है? ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का नया तरीका। जैसे क्या है, आपका नए फ्लेवर में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, रैपर बदल दिया गया या कहीं उसकी कोई क्वालिटी बदल दी। जैसे पहले फ्रिज आता था कोई और क्वालिटी का, दूसरा उसका फ्लेवर चेंज कर दिया, कहीं उसका कोई पार्ट बदल दिया, कहीं कोई स्पेशल चीज़ डाल दी कहीं। तो ये जो है इनोवेशन कहलाता है। इसके बाद में क्या है? एन इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, यानी कि कोई सुधार करना, इम्प्रूव करना किसी भी जो हमारी चीज़ दी गई है उत्पादन की। जैसे पहले क्या था कि बाइक बनी, ठीक है, और बाइक पहले किक से स्टार्ट होती थी, फिर
अब सेल्फ स्टार्ट होने लगी, सेल्फ आ गया लग करके। तो व्यक्ति को आराम देने के लिए हम और क्या से क्या कर सकते हैं, तो यही जो है इनोवेशन है। इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्शंस, यानी कि जो भविष्य के लिए हर प्रकार से सुविधाजनक हो, उसमें बदलाव हो 100%, तो वही इनोवेशन कहलाता है। नॉट फॉर एग्जिस्टिंग ओल्ड एजम्पशंस, यानी कि पुराने अनुभवों को ज़्यादा वरीयता ना दे करके नया नया हम तरीका भविष्य के लिए अच्छा हो ऐसा लाते हैं। अब हम पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जो हमारी दुनिया है आगे आने वाले समय में 20 साल के बाद में आपकी ये सारी पढ़ाई लिखाई सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये सब रद्दी के समान हो जाएगा। फिर ऐसे तरीके आ जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बिल्डिंगें हैं जो पहले बनती थी, इमारतें, इनको सालों लग जाते थे। अब तो क्या है कि ऐसे ऐसे खांचे आ रहे हैं, ढांचे आ रहे हैं, इसमें रेता बजरी का तो कोई काम ही नहीं है। वो तो सब ऐसे ही चाइना में आप देखिए इतने 20-20 50-50 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो ये सारा इनोवेशंस है। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। एजिलिटी और स्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, मामला प्रोसीडिंग में रहता है। जैसे हमने कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन एजिलिटी में क्या है कि हम आगे को बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम एक तरीका आपको बताते हैं। जैसे 1900 से लेके 1910 तक में ये रेडियो चलन में आया, केवल सुन सकते थे। उसके बाद में 1920 में क्या हुआ, ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया। फिर आप और आगे नेक्स्ट में गए, फिर CRT आ गया, कैथोडिक रे ट्यूब, यानी कलर टीवी आ गया। उसके बाद प्लाज्मा आया, डिस्प्ले पैनल। उसके बाद में और आगे बढ़े, फिर LCD आ गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का मतलब। फिर उसके बाद हमने और ज़्यादा तरक्की की, प्रोग्रेस की। नेक्स्ट में फिर क्या आ गया, LED आ गई, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद में OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, यानी अब OLED का ज़माना आने वाला है जो भी है। तो साथियों, ये तो एक मैंने केवल एक तरीका इसमें बताया। ऐसे ही आपको मैं नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा कि मोबाइल में क्या था कि पहले एक जो मोबाइल, पहले फ़ोन जब चलता था तो उसमें बहुत मुश्किल से घंटी लगती थी। उसके बाद में फिर और ज़्यादा विकास हुआ जा कर के, तो फिर क्या हुआ, आपका PNT आ गया। PNT के बाद में फिर आपका ये जो मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन आया। फिर धीरे धीरे बढ़ा करके, यानी उसमें क्या जोड़ दिया उन्होंने, पहले FM जुड़ा था, टॉर्च लगी हुई आती थी, टॉर्च। उसके बाद में फिर उन्होंने और फंक्शंस बढ़ा दिए, कैलकुलेटर बढ़ा दिया। फिर आपका धीरे धीरे पिक्चर बढ़ा दी, कैमरा सिस्टम बढ़ा दिया, और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फिर फ़ोटो, वीडियोज़, और उसके बाद में बहुत सारी ऐप्स आ गई। यानी कि इतना सुविधाजनक कर दिया कि अब बिना मोबाइल के कोई काम नहीं हो रहा है। तो साथियों, और जो हमारा आगे आने वाला समय है 2030 के बाद, आप देखिएगा कि सारा सिस्टम पढ़ाई लिखाई का भी सब चेंज हो जाएगा। जैसे पहले ऑफलाइन जो पढ़ाई चलती थी, अब ऑनलाइन शुरू हो गई। फिर और आगे जा कर के जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो व्यापार करने के तरीके हैं, जैसे आपने 2-4 जो अपने व्यापार करने के, यानी जो मार्केटिंग का सिस्टम आ गया है, वो भी बहुत आने वाले समय में वो सब ऑनलाइन होने जा रहा है। जैसे अमेज़न वगैरह है, या अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि सारी चीज़ दुनिया बदल जाएगी। तो अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू ऑल ऑफ अस गाइस। और ये जो है CMAT के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग लाइन में बहुत आता है, और B.Ed में इसका चैप्टर भी है, नवाचार के माध्यम से बताया गया है। तो साथियों, अगर अभी से हम समय को देख करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, या इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक आने वाले 20-25 साल के बाद में, कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कितना चेंजमेंट आने वाला है इस समाज में। तो इनोवेशन के माध्यम से मैंने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में आपको वर्णन किया है।
और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके उसको बढ़ाने के लिए सनातन धर्म से संबंधित मैं एक छोटी सी आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर के माध्यम से एक कहानी सुनाता हूँ। वसु कौन से, जैसे आपको यानी ब्रह्मा जी की बेटी थी, वसु नाम था उसका, ठीक है। अब वसु की जो शादी हुई वो विश्वकर्मा जी से हुई। विश्वकर्मा जी से होने के बाद में अब उनकी एक मतलब एक तरह की है कि वो जाति बन गई देवताओं में। तो 8 वसु थे, ये माना जाता है शास्त्रों में कि 8 वसु बताए गए हैं। एक बार ये वसु जो है भ्रमण करने के लिए मेरू पर्वत पर आते हैं। वहाँ पर वशिष्ठ जी तपस्या कर रहे थे। अब वशिष्ठ जी जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपने तपोबल से एक नंदिनी गाय उनको मिली थी। वो गाय जो है उसको मतलब वशिष्ठ जी को उनको बहुत प्रिय थी, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। वो तपस्या कर रहे थे तो वसु जो आए उनमें से धोब नाम का वसु था, उसने जो है उस गाय, उनकी पत्नी ने कहा कि भाई ये गाय हमको चाहिए, तो उन्होंने गाय जो है चुरा ली। अब जब वो वशिष्ठ जी जाके तपस्या से देखा कि गाय नहीं है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दौड़ाई, तो उन्होंने कहा कि 2 वसु चुरा के ले गए। तो उन्होंने सारे वसुओं को श्राप दे दिया, ये कहा कि ये सब मनुष्य योनि में जन्मेंगे और अपने मनुष्य जन्म जा करके योनि में जा करके इनको इसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, यानी इनका जीवन कष्टमय रहेगा, इन्हें बहुत आपत्ति विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें फिर क्या होता है, जो सभी वसु गए, उनसे बहुत क्षमा याचना की, तो उन्होंने 7 वसुओं को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा इनको तो मोक्ष मिल जाएगा मनुष्य योनि में तुरंत, लेकिन 8वें 2 वसु को नहीं मिलेगा। तो जो 8वां जो 7 वसु हैं ये राजा शांतनु की जो रानी गंगा हुई थी उनसे, उनकी कोख से जन्म लेते हैं और गंगा जो है उनको तुरंत ही मोक्ष दे देती हैं जा करके। और 8वें को जब मोक्ष देने जा रही थी तो उन्होंने, राजा शांतनु ने उनको टोक दिया था कि तुम क्या कर रही हो, ये मेरे सारे पुत्रों को गंगा में क्यों ले जाती हो। तो जब उनकी शर्त थी गंगा की, अगर आपने टोक दिया तो हम उसी दिन मतलब विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा करने पर फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। और वहीं फिर वो जो देवव्रत नाम के हुए, यानी राजा शांतनु के पुत्र, वही भीष्म उनका नाम पड़ा। तो उन्होंने आकर के प्रारब्ध भोगा पृथ्वी पर। उन्होंने क्या कहते हैं, न्याय अन्याय की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया, जिसके कारण वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तो ये एक कहानी मैंने बताई कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसको प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है साथियों। तो आज इसी बात के साथ मैं ये कहानी आगे प्रारंभ रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, आपको समझ में आएगा। जय हिंद।